जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर नंबर 7 दैट इज़ कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में स्टडी करेंगे। पौधे और जंतुओं का संरक्षण। आप लोग क्लास 7 में देखे होंगे कि पहेली और बूझो जो है जंगल घूमने गए थे। प्रोफेसर अहमद और टीबू के साथ जंगल का निरीक्षण करने गए थे। वहाँ उन लोगों ने बहुत सारे पौधे, बहुत अलग अलग तरह के पौधे और अलग तरह के जानवर को देखे। वे दोनों ये सारे एक्सपीरियंस जो है पहेली और बूझो जो है वे अपने क्लासमेट्स के साथ डिस्कस करना चाह रहे थे कि क्या क्या वहाँ वे फील किए, एक्सपीरियंस उनका कैसा रहा। मीन्स उनके अंदर बहुत ईगर था, वे बहुत उत्सुक थे ये सारे बात अपने क्लासमेट्स को बताने के लिए। वही उनके कुछ क्लासमेट्स जो थे वे भरतपुर सेंचुरी घूमने गए थे। ठीक है, उनके अंदर भी बहुत ईगर था, वे भी बहुत उत्सुक थे बताने के लिए अपने एक्सपीरियंस को। कुछ बच्चे जो थे काजीरंगा नेशनल पार्क, लोकैचो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में सुन रखा था, लाइक एंड टाइगर रिजर्व्स ETC के बारे में, एक्सेट्रा के बारे में सुन रखा था। वे भी ये सब बातें डिस्कस करना चाह रहे थे अपने दोस्तों से। आपको पता है भरतपुर सेंचुरी कहाँ है? भरतपुर सेंचुरी जो है वह राजस्थान में है। इसी तरह काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वह असम में है। लोकैचो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है असम में है। ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व जो है वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। यहाँ पे पहेली जो है वो जानना चाहती कि क्या पर्पस है नेशनल पार्क बनाने का, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाने का, बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाने का। डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज। ठीक है, वनों का कटाई और उसका कारण। हम लोग जानते हैं कि हमारे धरती पे बहुत सारे वैरायटी के प्लांट्स एंड एनिमल्स पाए जाते हैं। मीन्स विभिन्न प्रकार के पौधे और जीव जंतु पाए जाते हैं। ये सारे पौधे और जीव जंतु जो हैं मनुष्य के भलाई के लिए, पूरे मानव जाति के लिए, पूरे मैनकाइंड के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनको जीवित रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन ये सब बातें होते हुए भी मीन्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्लांट्स एंड एनिमल्स सर्वाइवल ऑफ मैन के लिए, पूरे मैन के लिए, मैनकाइंड के लिए। ये प्लांट्स और एनिमल्स होते कहाँ हैं? जंगल में होते हैं। लेकिन आजकल जंगलों को काटा जा रहा है, वनों का कटाई हो रहा है। ठीक है, डैट इज़ डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। डिफॉरेस्टेशन जो है आजकल बहुत बड़ा खतरा बना हुआ, मेजर थ्रेट है ये। डिफॉरेस्टेशन में क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन मीन्स क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पसेस। डिफॉरेस्टेशन में जंगल को साफ किया जाता है, मीन्स पेड़ पौधे को काटा जाता है और वहाँ के ज़मीन का यूज़ किया जाता है किसी दूसरे कार्य के लिए। कुछ कार्य का यहाँ पे क्या एक्सप्लेन किया हुआ है, बताया गया है, मेंशन किया हुआ है, जिसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। लाइक प्रोक्योरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन। ज़मीन को वो लेते हैं, प्राप्त करते हैं, किस लिए? कल्टीवेशन के लिए, फसल उगाने के लिए। बिल्डिंग, हाउस बनाते हैं, फैक्ट्रीज़ बनाते हैं। जो लकड़ी काटते हैं उनसे फर्नीचर बनाते हैं और उनका फ्यूल के रूप में यूज़ करते हैं। कुछ नेचुरल कॉजेज़ भी हैं डिफॉरेस्टेशन का। ठीक है, लाइक फॉरेस्ट फायर्स एंड सीवर ड्रॉट्स। जंगल का आग और भयंकर सूखे। एक्टिविटी 7.1 में यह बतलाया गया है कि आप डिफॉरेस्टेशन के सारे कॉजेज़ को देखिए, नोट कीजिए, लिस्ट बनाइए एंड उसे क्लासिफाई कीजिए कि कौन सा नेचुरल कॉज है और कौन सा मैन मेड कॉज है। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। वनों के कटाई का प्रभाव। अगर वनों के कटाई का प्रभाव बूझो और पहेली याद करते हैं, रिकॉल करते हैं, तो उन्हें ध्यान आता है कि वनों के काटने से क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। पॉल्यूशन लेवल बढ़ जाएगा, टेम्परेचर हमारे वातावरण का बढ़ जाएगा, पॉल्यूशन लेवल बढ़ने जाएगा, प्रदूषण बढ़ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी एटमॉस्फेयर में। ग्राउंड वाटर लेवल जो है वह बहुत डिक्रीज कर जाएगा, बहुत नीचे चला जाएगा। इसके अलावा मीन्स हमारे नेचर का बैलेंस जो है बिल्कुल बिगड़ जाएगा। जितने मात्रा में बारिश होना चाहिए वो बारिश नहीं होगा, जितने मात्रा में गर्मी पड़ना चाहिए उससे कहीं अधिक गर्मी पड़ेगा। पूरा से हमारा नेचर जो है अनबैलेंस हो जाएगा। यही प्रोफेसर अहमद भी बताते हैं कि अगर इसी तरह से ट्रीज़ को काटा गया, कंटिन्यूअस कटिंग ऑफ ट्रीज़ हुआ, तो रेनफॉल एंड फर्टिलिटी ऑफ सॉइल विल डिक्रीज। ओके, मतलब बहुत कम बारिश होगा एंड मिट्टी का जो उपजाऊपन है वह घटने लगेगा।
इसके अलावा नेचुरल क्लैमिटीज़ भी होंगे, प्राकृतिक आपदा भी होंगे लाइक फ्लड्स एंड ड्रॉट्स, बाढ़ आएगा और सूखे पड़ेंगे। तो यहाँ पे ये बूझो बोल रहा है कि ऐसे कैसे होगा कि डिफॉरेस्टेशन से, वनों की कटाई से जब रेनफॉल कम होगा, मीन्स कम बारिश होगा, वहीं दूसरी ओर बोला जा रहा है कि बाढ़ आएगा, ये कैसे पॉसिबल है। तो इन सारे क्वेश्चन का जवाब हमें आगे मिलेगा, क्योंकि जनरली बूझो और पहेली बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं, उनके सारे जवाब आगे डिस्कस होते जाता है। यहाँ पर भी वही होगा। रिकॉल कीजिए, ध्यान कीजिए कि प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस में क्या यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड जो ये डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, तो डिफॉरेस्टेशन के कारण ट्रीज़ की संख्या कम हो रहा है, और बहुत कम जब ट्रीज़ रहेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड कम यूज़ होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ भी कम होगा। इस तरह से हमारे एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा, ठीक है। और ये जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा तो हमारा एटमॉस्फेयर जो है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और ये क्या लीड करेगा, ये ग्लोबल वार्मिंग इसके कारण होगा। ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है, टेम्परेचर अर्थ का बढ़ जाता है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस जिम्मेदार है, डेट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे, आइए हम लोग डिस्कस करें। कार्बन डाइऑक्साइड जो है जब अर्थ हीट रेस को रिफ्लेक्ट करता है तो वो उसे ट्रैप कर लेता है। मीन्स कहने का मतलब है हमारा अर्थ जो है गर्म कैसे होता है, सूरज की रोशनी से, ठीक है। सूरज की रोशनी लेकर अर्थ गर्म होता है, और कुछ मात्रा में जो है ये हीट रेस को रिफ्लेक्ट करता है, परावर्तित करता है, कर देती है अर्थ। ओके, ये रिफ्लेक्टेड हीट रेस को कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप करता है, अपने में संरक्षित कर लेता है, ठीक है। एंड जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगा, मीन्स ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हीट रेस को ट्रैप करेगा, अपने में संरक्षित करेगा। इस वजह से एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा एंड वाटर साइकिल डिस्टर्ब होगा, मीन्स जितना बारिश होना चाहिए उससे कम होगा। ओके, एंड ड्रॉट्स आएंगे, सूखे पड़ेंगे। डिफॉरेस्टेशन की वजह से मिट्टी का जो प्रॉपर्टीज़ है वह चेंज हो गया है, ठीक है, चेंज होता है डिफॉरेस्टेशन की वजह से, वनों की कटाई की वजह से। फिजिकल प्रॉपर्टी जो मिट्टी का होता है वह अफेक्टेड होता है, वो उसे प्रभावित करता है प्लांटेशन एंड वेजिटेशन, ठीक है। वृक्ष लगाने से, वनस्पति लगाने से मिट्टी का जो भौतिक गुण है वे प्रभावित होते हैं। कैसे प्रभावित होते हैं ये हम लोग देखेंगे। आप लोग ध्यान कीजिए कि 7th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था कि ट्री जो है सॉइल इरोजन को रोकता है, मृदा अपरदन को ट्रीज जो है, पेड़ पौधे रोकते हैं। कैसे रोकते हैं, क्योंकि वे मिट्टी को पकड़े रहते हैं। पेड़ पौधे के जड़ जो हैं वो मिट्टी को कस कर पकड़े रहते हैं, जिसके कारण मृदा अपरदन डेट इज सॉइल इरोजन नहीं होता। सॉइल इरोजन में होता क्या है, मिट्टी का जो टॉप मोस्ट लेयर है वे हवा के द्वारा उड़ा लिए जाते हैं और पानी के द्वारा उसका कटाई कर दिया जाता है, ठीक है। मीन्स मिट्टी का क्षय होने लगता है सॉइल इरोजन में। एंड जब ट्रीज का जड़, पेड़ पौधे का जड़ मिट्टी को पकड़े रहेंगे तो सॉइल इरोजन नहीं होगा। लेकिन डिफॉरेस्टेशन की वजह से पेड़ पौधे कमते जा रहे हैं, जिसके कारण सॉइल इरोजन आजकल हो रहा है। एंड इस सॉइल इरोजन के कारण मिट्टी का जो लेयर है वो हमेशा उड़ते जा रहा है, कटते जा रहा है, जिसकी वजह से मिट्टी के अंदर जो हार्ड एंड रॉकी लेयर है वे ऊपर आ जा रहा है, उसे वे दिखाई दे रहे हैं। मिट्टी का जो ह्यूमस वाले पार्ट है वे नष्ट हो जा रहे हैं एंड रॉकी लेयर नज़र आ रहा है, हार्ड रॉक के लेयर नज़र आ रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि ह्यूमस जो है मिट्टी के ऊपरी परत में होता है और उसके कुछ गहराई तक होता है, ठीक है। जब ये नष्ट हो जा रहे हैं तो कैसे वहाँ पे प्लांट लगाया जा सकता है, वेजिटेशन कैसे होगा, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इससे मिट्टी जो है धीरे धीरे कम मिट्टी में ह्यूमस होने लगेगा एंड वह मिट्टी जो है कम फर्टाइल होगा, कम उपजाऊ होगा। मीन्स कम उपजाऊ होगा, कम ह्यूमस होगा तो प्लांट नहीं लगेगा, प्लांटेशन नहीं होगा, वेजिटेशन नहीं होगा। अगर प्लांटेशन नहीं होगा, वेजिटेशन नहीं होगा तो मिट्टी का जो भौतिक गुण है उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। मीन्स मिट्टी में ह्यूमस एंड फर्टिलिटी नहीं बना रहेगा, नष्ट होने लगेगा, मिट्टी का जो भौतिक गुण है वह चेंज होने लगेगा। ओके, एंड धीरे धीरे ग्रेजुअली द फर्टाइल लैंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट, इट इज़ कॉल्ड डिजर्टिफिकेशन।
Okay, gradually the fertile land get converted into desert. It is called desertification. धीरे धीरे जो उपजाऊ ज़मीन है वह मरुस्थल में चेंज होने लगेगा, इसे ही हम लोग डेजर्टिफिकेशन मरुस्थलीकरण कहते हैं। डिफॉरेस्टेशन की वजह से मिट्टी का जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वह कम होने लगेगा। जितने मात्रा में मिट्टी को पानी को होल्ड करना चाहिए वे नहीं होल्ड कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पौधे के जड़ों के द्वारा, पेड़ पौधे के जड़ों के द्वारा जो ज़मीन के ऊपर पानी रहता है, मीन्स बारिश का पानी या नदी नालियों का पानी है, वह जड़ों के द्वारा ज़मीन के अंदर जाता है। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन होगा, पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो फिर क्या होगा, वाटर का मूवमेंट ज़मीन के अंदर नहीं हो पाएगा। मीन्स इनफिल्ट्रेशन रेट, मीन्स जिस दर से पानी जो है ज़मीन के अंदर जाता है वह कम जाएगा। इनफिल्ट्रेशन मीन्स क्या होता है, रिसना, ज़मीन के अंदर रिसना। जिस गति से वे पानी रिसते हैं ज़मीन के नीचे वे नहीं रिस पाएंगे। इसके कारण जो पानी है वो कहाँ जाएगा, वो ज़मीन के ऊपर फैल जाएगा। जब ज़मीन के नीचे जा ही नहीं पा रहे हैं तो ज़मीन के ऊपर फैल जाएंगे, जिसके कारण फ्लड्स आएंगे। ठीक है, और अदर प्रॉपर्टीज़ जो होगा सॉइल का, लाइक न्यूट्रिएंट्स कंटेंट जो है वो सफ़र होंगे, टेक्सचर उनका सफ़र हो जाएगा, उनका बनावट बदल जाएगा। जितना न्यूट्रिएंट्स रहना चाहिए पेड़ पौधे लगाने से, वनस्पतियाँ लगाने से, जो न्यूट्रिएंट्स वैल्यू मृदा में बने रहते हैं, मिट्टी में बने रहते हैं, वे कम होंगे, उनका बनावट बिल्कुल चेंज हो जाएगा। ओके, किसके वजह से, डिफॉरेस्टेशन के वजह से। आप लोगों ने 7th क्लास में पढ़ा होगा कि जंगल से हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। क्या ये प्रोडक्ट्स जंगलों के कटाई से हमें कम मिलेंगे, उसे आप नोट कीजिए। एक एक्टिविटी कीजिए, डेट इज़ एक्टिविटी 7.2, और इसमें ये देखिए कि एनिमल लाइफ कैसे अफेक्ट होते हैं डिफॉरेस्टेशन से। इस सारे पॉइंट को आप लिस्ट बनाइए, इस पॉइंट को लिखिए एंड अपने क्लास में डिस्कस कीजिए। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, वन का और वन में रहने वाले जीव जंतु का संरक्षण। जब बूझो और पहेली जान गए थे कि डिफॉरेस्टेशन से बहुत हानि है तो वे प्रोफेसर अहमद के पास गए ताकि वे पूछ सकें कि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कैसे सेव किया जाए। तो प्रोफेसर अहमद ने एक प्लान बनाया कि पहेली, बूझो और उनके क्लासमेट्स को बायोस्फीयर रिजर्व घुमा दिया जाए। ठीक है, जाने का एक प्लान बनाया बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर होता क्या है, जैव मंडल होता क्या है। बायोस्फीयर जो है इज दैट पार्ट ऑफ अर्थ इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट और विच सपोर्ट लाइफ। ठीक है, बायोस्फीयर जैव मंडल धरती का वह भाग है जहाँ जीव जंतु रहते हैं या वह पार्ट जो है जीने के लायक हो। ओके, एंड बायोडाइवर्सिटी किसे कहते हैं, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या बायोडाइवर्सिटी refers to the variety of organisms existing on earth, their interrelationship and their relationship with the environment. Okay, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में बहुत वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि एक दूसरे से संबंधित होते हैं, उनका एनवायरनमेंट से क्या संबंध है ये सब दर्शाता है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, दैट इज़ बायोडाइवर्सिटी। कहने का मतलब है जैव विविधता, मीन्स विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल्स हो, उनका वेराइटी, बहुत सारा वेराइटी होता है बायोडाइवर्सिटी में। तो प्रोफेसर अहमद जो है एक बायोस्फीयर रिजर्व मीन्स संरक्षित जैव मंडल हो, उसे हम कहेंगे जो कि प्रोटेक्टेड हो, वहाँ हंटिंग वगैरह या प्लांट का कटाई वगैरह अलाउ नहीं हो, उसे ये हम लोग रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व कहेंगे। घुमाने का प्लान बनाया प्रोफेसर अहमद और उन्होंने चुना पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व को। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व को उन्होंने इसलिए चुना क्योंकि यहाँ वे प्लांट्स एंड एनिमल्स पाए जाते हैं जो हिमालय पीक, अपर हिमालय पीक में पाए जाते हैं एंड लोअर वेस्टर्न घाट्स में पाए जाते हैं। अपर हिमालय पीक्स मतलब ऊपरी हिमालय की श्रृंखलाओं में जो पेड़ पौधे जंतु पाए जाते हैं एंड लोअर वेस्टर्न घाट्स मीन्स निचला पश्चिम घाट में जो पाया जाता है। कहने का मतलब है कि दोनों तरह का, दोनों वैरायटी, अपर हिमालय पिक्स में भी जो पाए जाएंगे या लोअर वेस्टर्न घाट्स में भी जो पाए जाएंगे, वे दोनों वैरायटी पाए जाएंगे पंचमढ़ी बायोस्फीयर में। ठीक है, इसलिए उन्होंने चुना पंचमढ़ी बायोस्फीयर को। और वे जानते थे कि वहाँ बायोडाइवर्सिटी जो हो काफ़ी यूनिक होगा क्योंकि वहाँ पेड़ पौधे एंड प्लांट का जो वैरायटी है वे सेम उसी तरह के हैं जो हिमालय पीक में पाए जाएंगे, अपर हिमालय पीक में एंड लोअर वेस्टर्न घाट में।
दोनों तरह के, इसलिए वहाँ बायोडाइवर्सिटी जो होगा काफ़ी यूनिक होगा। मीन्स जैव विविधता, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधे पाए जाएंगे। उन्होंने माधव जी को रिक्वेस्ट किया कि इन बच्चों को जो है ये बायोस्फीयर रिजर्व घूमने में गाइड करें। माधव जी यहाँ बताते हैं कि डेट प्रिजर्विंग एरियाज ऑफ सच बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस मेक देम अ पार्ट ऑफ आवर नेशनल हेरिटेज। ओके, जैविक महत्व का क्षेत्र का संरक्षण, जैविक महत्व के क्षेत्र का संरक्षण ये जो है राष्ट्रीय परंपरा का एक पार्ट है। वे बताते हैं इन बच्चों को, ठीक है, कि ये जो जैविक महत्व के क्षेत्रों का संरक्षण हो रहा है वे हमारे राष्ट्रीय परंपरा का एक पार्ट है, एक भाग है। माधव जी ये भी एक्सप्लेन करते हैं कि जो हम लोग व्यक्तिगत मेहनत कर रहे हैं इन्हें बचाने के लिए, इन पेड़ पौधे और इन जंगल को, इन जंतुओं को इनके अलावा हमारा सोसाइटी भी बहुत हेल्प कर रहा है। इसके अलावा गवर्नमेंट एजेंसी भी काफ़ी केयर कर रहे हैं इन फॉरेस्ट एंड एनिमल्स को बचाने के लिए। गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारे रूल्स, मेथड एंड पॉलिसीज़ जो हैं वो निकालते रहते हैं ताकि ये वाइल्ड लाइफ जो हैं ये फॉरेस्ट एंड एनिमल्स जो हैं जिन्हें बचाया जा सके, संरक्षित किया जा सके। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व एक्सेट्रा जो है क्या करते हैं, ये प्रोटेक्ट करते हैं उन सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स को जहाँ की बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क होते हैं। मीन्स कहने का मतलब यह है कि ये सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व एक्सेट्रा जो है वे प्रोटेक्टेड एरिया हैं, ठीक है, एक प्रोटेक्टेड एरिया है। किसे संरक्षित करने के लिए? प्लांट एंड एनिमल्स को संरक्षित करने के लिए जो इस एरिया में होते हैं। ओके, अब हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में डिस्कस कर ले। क्या है ये प्रोटेक्टेड एरिया है, दैट इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व जो है एक प्रोटेक्टेड एरिया है। मीन्स कहने का मतलब है टू प्रोटेक्ट आवर फ्लोरा एंड फौना एंड देयर हैबिटेट्स। फ्लोरा एंड फौना क्या है? फ्लोरा एंड फौना किसी पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले प्लांट्स एंड एनिमल्स को उस एरिया का फ्लोरा एंड फौना कहते हैं। तो उस पर्टिकुलर एरिया के प्लांट एंड एनिमल को बचाने के लिए जो क्षेत्र सुरक्षित किया जाता है उससे ही हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में चिन्हित करते हैं, ठीक है। एंड उस एरिया में प्लांट को लगाना भी नहीं रहता है, फसल उगाना नहीं रहता है, चारे के लिए भी यूज नहीं किया जाता है, प्लांट का, ट्री का कटाई भी नहीं कर सकते हैं, शिकार भी नहीं कर सकते हैं। एंड पोचिंग, दैट इज जानवर के खाल के लिए जो शिकार होता है उसे पोचिंग कहते हैं, वो भी बिल्कुल निषेध रहता है, मना रहता है। अब हम लोग एक एक करके देखें। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऐसा एरिया है जहाँ एनिमल्स लोग एंड उनका आवास, दैट इज देयर हैबिटेट जो होते हैं वे बिल्कुल किसी प्रकार का उन्हें डिस्टर्बेंस नहीं किया जाता है, वो किसी तरह का उन्हें डिस्टर्बेंस नहीं दिया जाता है, नहीं किया जाता है एनिमल को और उनके आवास को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। वही दूसरी ओर नेशनल पार्क ऐसा आरक्षित क्षेत्र है जहां वाइल्ड लाइफ, ठीक है, जंगल में रहने वाले जीव जंतु जो है वह स्वतंत्र रूप से अपने आवास का यूज करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करते हैं, बिल्कुल स्वतंत्र रूप से यूज करते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज मीन्स प्राकृतिक संपदा, एंड अपने आवास का वे फ्री से घूम फिर कर आराम से यूज कर सकते हैं नेशनल पार्क में। तीसरा जो है बायोस्फीयर रिजर्व, दैट इज ये किसी सुरक्षित क्षेत्र का बहुत बड़ा एरिया, लार्ज एरिया होता है। किस लिए? ताकि वहाँ का जो वाइल्ड लाइफ हो, प्लांट हो एंड एनिमल रिसोर्सेज जो हो वो संरक्षित किया जा सके इन बायोस्फीयर रिजर्व में। इसके अलावा जो ट्राइबल्स हैं, मीन्स जो आदिवासी लोग हैं, वे भी अपने ट्रेडिशनल लाइफ को स्वतंत्र रूप से जीते हैं। मीन्स अपने पारंपरिक जीवन जो उनका यापन होता है वे स्वतंत्र रूप से बायोस्फीयर रिजर्व में जीते हैं। ओके, बायोस्फीयर रिजर्व में नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी इनके अंतर्गत आता है। अब एक एक्टिविटी कीजिए, दैट इज एक्टिविटी 7.3। इसमें फाइंड आउट करना है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में, कंट्री में कितने नंबर
कितना नंबर है, नेशनल पार्क कितने हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कितने हैं एंड बायोस्फीयर कितने हैं, उन्हें नोट कीजिए एंड उसे अपने स्टेट के मैप में और इंडिया के मैप में दिखाइए। ओके, अब बायोस्फीयर रिजर्व हम देखेंगे हम लोग क्या हो रहा है, चिल्ड्रन और प्रोफेसर अहमद कहाँ जा रहे हैं। जब बायोस्फीयर रिजर्व में प्रोफेसर अहमद और माधव जी इंटर करते हैं बच्चों के साथ, तो माधव जी बताते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या है। बायोस्फीयर रिजर्व ऐसा एरिया है जिसमें बायोडाइवर्सिटी को संरक्षित किया जाता है, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी किया जाता है। ओके, अब फिर वो पूछते हैं कि बायोडाइवर्सिटी क्या है, आप उनके बारे में जानते हैं, तो फिर बताते हैं कि बायोडाइवर्सिटी में बहुत वेराइटी का प्लांट होता है, एनिमल होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो उस एरिया में पाए जाते हैं। मीन्स बायोडाइवर्सिटी दैट इज जैव विविधता, उसमें बहुत वेराइटी के विभिन्न प्रकार के प्लांट होते हैं, एनिमल्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो उस एरिया में पाए जाते हैं जहाँ बायोस्फीयर रिजर्व लगाया गया है। ये बायोस्फीयर रिजर्व जो है वे बायोडाइवर्सिटी एंड एरिया के कल्चर को संरक्षित रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं, ठीक है, जैव विविधता का, और वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ का जो संस्कृति है उसे सुरक्षित रखते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। इसके अलावा जो है बायोस्फीयर रिजर्व में ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया है, ठीक है, जिसके अंदर और भी प्रोटेक्टेड एरिया आता है। लाइक एग्जांपल में पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर एक नेशनल पार्क आता है जिसका नाम सतपुरा है एंड 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आते हैं, दैट इज बोरी एंड पंचमढ़ी। देखिए इस फिगर में देखिए, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है, इसके अंदर बोरी सेंचुरी है एंड पंचमढ़ी सेंचुरी है एंड एक जो नेशनल पार्क है दैट इज सतपुरा नेशनल पार्क। पंचमढ़ी बायोस्फीयर के अंतर्गत ये आते हैं। एक्टिविटी 7.4, एक्टिविटी 7.4 में हमें उन सारे फैक्टर का लिस्ट तैयार करना है जो कि बायोडाइवर्सिटी को डिस्टर्ब करते हैं। आपके एरिया में अगर बायोडाइवर्सिटी है और उन बायोडाइवर्सिटी को कौन सा फैक्टर डिस्टर्ब कर रहा है उनका लिस्ट बनाइए, उनका भी लिस्ट बनाइए जो कि बायोडाइवर्सिटी को ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा जो है बायोडाइवर्सिटी जो है डिस्टर्ब हो रहा है, मीन्स अनजाने में ही लेकिन हो रहा है, ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा बायोडाइवर्सिटी डिस्टर्ब हो रहा है, उन्हें भी पॉइंट आउट कीजिए, लिस्ट बनाइए और फिर उसे रोकिए। ठीक है, फिर इस पे क्या कीजिए, एक संक्षिप्त नोट लिखिए एंड अपने क्लास में इसका डिस्कशन कीजिए।